कालियानगर गांव में माधव नाम का एक कुम्हार रहता है। उसकी सुबह की दिनचर्या अपने मिट्टी के बर्तन बनाने से शुरू हो जाता है। अरे ठंडे ठंडे मिट्टी से घड़े बनाना चाहिए। लो जी, सुबह सुबह अपने कौवे सी आवाज से गाना शुरू कर दिए। अरे सुमित्रा, कौवे सी आवाज? अरे इतनी मधुर आवाज कोयल की भी ना हो। अब हीरे का मोल जौहरी के अलावा और कोई थोड़ी बता सकता है भैया। शायद मैं जौहरी नहीं हूँ, इसलिए मुझे इस हीरे जैसे आवाज की परख नहीं है। दोनों इन्हीं छोटी छोटी बातों में अपनी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। माधव पैसों से जितना गरीब था, वह दिल का उतना ही साफ और अमीर था। मुझे लगता है आज के लिए काफी घड़े बन चुके हैं। धूप भी काफी तेज हो रही है, कल तक अच्छे से सूख जाएंगे। हाँ जी, मुझे लगता है कि हमें थोड़े थोड़े करके कुछ घड़े अधिक बनाने होंगे। वो क्यों भाग्यवान, हमारा रोज का बेचने जितना घड़ा तो हम बना ही लेते हैं। हम औरतें तो अकल न होने के लिए यूं ही बदनाम है। असली अकल की कमी तो आप में है। क्या अकल की कमी, और वो भी मुझ में? अरे इतने अच्छे अच्छे और टिकाऊ मिट्टी के अलग अलग बर्तन बनाता हूँ। क्या ऐसा बर्तन भला कोई बना सकता है? अरे मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए अकल की नहीं, हुनर की जरूरत पड़ती है। हाँ हाँ, वही वही। है क्या ऐसा हुनर पूरे गांव में? दोनों खूब ठहाके लगाते हैं, क्योंकि बाकी लोगों की तरह उनके पास और ऐसा कोई विषय नहीं था जिनमें वो अपनी खुशियाँ ढूंढ सके। अच्छा अच्छा, चलो मस्ती मजाक तो होती रहेंगी। वो कल की बनाई हुई सारी बर्तनें बैलगाड़ी में रख दूं, ताकि मैं दुकान के लिए जल्दी निकल सकूं। माधव अपनी सारी बर्तनों को बैलगाड़ी में लादकर दुकान की ओर निकलता है। अरे माधव, तू आ गया अपनी गरीब मिट्टी के बर्तन लेकर। माधव चुपचाप अपना सर झुकाकर दुकान में बैठ जाता है। वैसे वीरू भाई, इन मिट्टी के बर्तन जितना शुद्ध और सुंदर होते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि और किसी दूसरे बर्तन में होते होंगे। छी 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 छी, जमीन की मिट्टी से बने बर्तन, और वो भी शुद्ध। मैं अपने कुत्ते को भी इस बर्तन में खाना ना दूं भैया। अब जिसकी जैसी सोच वीरू भाई। तभी वीरू मन ही मन सोचता है, अभी गर्मी खत्म तो होने दे बेटे, फिर बारिश के मौसम में तेरे इस मिट्टी के बर्तन बनाने का काम तो बंद होना ही है। इतना सोचते ही वीरू वहां से अपनी स्टील के बर्तन वाली दुकान में बैठ गया। तभी गांव का मुखिया माधव के दुकान में आता है। अरे बाप रे बाप, ये गर्मी तो न जाने जान ही निकाल देगी। इस साल तो बाकी सालों से बहुत ज्यादा गर्मी है। हाँ मुखिया जी, गर्मी तो बहुत है। इतनी गर्मी में ना तो पानी ठंडा रहता है, ना ही मन शांत रहता है। मुखिया जी, मुझे लगता है कि आपको मेरे बनाए हुए मिट्टी के घड़े ले जाना चाहिए। हाँ भैया, हमें तो ये फ्रिज वाले पानी जचता ही नहीं। मिट्टी के बर्तन में जितनी ठंडक और सुकून है, वो इस फ्रिज में नहीं है भाई। चलो अब मुझे एक मटका दे दो तुम। माधव मुखिया जी को मिट्टी का मटका दे देता है। कितना हो गया माधव बेटा? जी 50 रुपया हुआ मुखिया जी। मुखिया माधव को पैसे देकर वहां से चला जाता है। देखते देखते माधव के बहुत से बर्तन बिक जाते हैं और माधव वापस घर लौट जाता है। अगले दिन सुमित्रा, अरे ओ सुमित्रा, जरा मेरा फावड़ा और एक पतीला तो ले आओ। जी अभी लाई। सुमित्रा फावड़ा और एक बर्तन लेकर बाहर आती है। कुछ महीने बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, तो आप कुछ मिट्टी अधिक ले आइएगा। अरे भाग्यवान, अभी बरसात का मौसम आने के लिए बहुत वक्त है। आप कभी तो मेरी बातों को गंभीरता से लीजिए। अरे मेरी माते, तुम अब सुबह सुबह शुरू हो गई।
जब बारिश का मौसम होगा तब देखा जाएगा। अब आपको मैं कैसे बताऊं? चलो अब जाकर मिट्टी ले आओ। माधव अपना फावड़ा और परात लेकर मिट्टी इकट्ठा करने जमींदार रतन सिंह की जमीन के पास पहुंच जाता है। उफ, चलो मिट्टी तो इकट्ठा कर लिया। वैसे सुमित्रा ठीक ही कह रही थी, मुझे थोड़ी मिट्टी और इकट्ठा कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ रुका तो कहीं जमींदार ना आ जाए। माधव मिट्टी लेकर वापस घर आ जाता है और अपने बर्तन बनाने वाली चाक पर मिट्टी डालकर बर्तन बनाने लगता है। वाह, दिन ब दिन मेरे ये हाथ की कला बढ़ती जा रही है। हर रोज इस मिट्टी से इतने खूबसूरत बर्तन कैसे बन रहे हैं, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। माधव अपनी बर्तन का दुकान लगाकर बैठ जाता है। तभी हर रोज की तरह वीरू माधव को बुरा भला बोलने के लिए माधव के पास पहुंचता है। क्या हाल है माधव, सब ठीक तो है ना? अरे हाँ वीरू भाई, तुम्हारे रहते भला मुझे कोई दिक्कत कैसे हो सकती है? मेरे रहते हुए? अरे आज तक तो मैंने इस गरीब के लिए कुछ किया ही नहीं। क्या बात है वीरू भाई, कहाँ खो गए? वीरू बिना कुछ और बोले चुपचाप वहां से चला जाता है। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, इतने सुंदर सुंदर और मजबूत बर्तन ना लेकर इस मिट्टी के बर्तन को क्यों ले जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जमींदार साहब मुझे अपनी दुकान से भगा देंगे। शाम होते ही वीरू दुकान बंद करके जमींदार के पास पहुंचता है। क्या रे वीरू, आज की कमाई कितनी हुई? वीरू थोड़े बहुत पैसे जमींदार के पास रखता है। इतना देखते ही जमींदार आग बबूला हो उठता है। मालिक, आज की कमाई सिर्फ इतनी ही हुई है। क्या रे वीरू के बच्चे, तू दुकान की कमाई दे रहा है? अरे इससे ज्यादा तो एक भिखारी भीख मांग कर कमाएगा। माफ कीजिएगा जमींदार साहब, मैं तो भीख नहीं मांग सकता, क्या पता आप ही मांग लो जाके। क्या क्या कहा तूने? कुछ नहीं जमींदार साहब, वो बस कुछ सोचने लग गया था। तू अपने दिमाग का इलाज करा और कल से तुझे दुकान पर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें मेरी क्या गलती है जमींदार साहब? उस माधव के बच्चे की वजह से हमारी सारी कमाई ठप हो जा रही है। क्या? वह माधव की वजह से? हाँ मालिक, उसी की वजह से हमें इतना नुकसान हो रहा है। एक तो मिट्टी भी आपकी जमीन से लेके जाता है और नुकसान भी आपका ही करा रहा है। अच्छा, इस गर्मी को खत्म तो होने दे, फिर देखता हूँ बारिश शुरू होते ही वह क्या करता है। एक दिन माधव को मिट्टी खोदते हुए कुछ पोटली जैसी चीज नजर आती है। अरे ये क्या चीज है? लगता है कोई कपड़ा गड़ा हुआ है। माधव जैसे ही उस पोटली को उठाता है, ये इतना भारी क्यों है? क्या हो सकता है इसमें? माधव जैसे ही पोटली खोलता है, ढेरों सोने के सिक्के उस पोटली में बंधा होता है। क्या? कहीं मैं ये सपना तो नहीं देख रहा? यह कैसे संभव हो सकता है? जल्दी से इसे लेकर घर जाता हूँ और सुमित्रा को दिखाता हूँ। माधव घर आकर सुमित्रा को सोने से भरी पोटली दिखाता है। अरे बाप रे, यह आपने कहाँ से ले आया जी? माधव सुमित्रा को सारी बातें बताता है। मुझे लगता है कि आपको जमींदार के घर जाकर उन्हें ये दे देना चाहिए। अरे तुम पागल हो क्या? हम इसे बेचकर अमीर हो सकते हैं। अच्छा, और जब जमींदार को पता चला तो ना ही मिट्टी मिलेगी ना ही अमीरी बचेगी। लेकिन सुमित्रा, एक बार सोच कर तो देखो, क्या कुछ नहीं होगा हमारे पास। क्या करेंगे हम उस अमीरी का जब हमारे पास सुख और शांति ही नहीं बचेगी? अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप मुखिया जी के पास जाकर उनसे सलाह ले लीजिए। हाँ, ये सही रहेगा, मैं अभी जाता हूँ। माधव तुरंत मुखिया के घर जाता है। अरे आओ आओ माधव बेटा,
सब ठीक तो है ना? मुखिया जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि आपसे ही कुछ सलाह ले लूं। माधव मुखिया को सारी बातें बताता है। बेटा माधव, भगवान बलवानों को परखते हैं, कमजोरों को नहीं। कमजोर तो पहले से ही टूटे हुए होते हैं। ये सोने के सिक्के तो बस तुम्हारी चरित्र की परीक्षा है, जो मैं जानता हूँ कि गंगा के पानी जितना शुद्ध है। पर मुखिया जी, अब मैं इन सोने के सिक्कों का क्या करूं? सिक्के तो जमींदार रतन सिंह के जमीन से मिले हैं, तो इसका हकदार तो रतन सिंह हुआ ना? हाँ बेटा, हमारे गांव का खजाना कानून कहता है कि यदि मालिक को एक हिस्सा मिलेगा तो खोजने वाले को भी एक हिस्सा मिलेगा। लेकिन इसमें एक परेशानी है। कैसी परेशानी मुखिया जी? जमींदार रतन सिंह यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं होगा। तुम पूरे गांव में यह घोषणा कर दो, क्या पता मान जाए। ठीक है मुखिया जी, मैं कल बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। माधव इतना बोलकर जाने वाला होता ही है कि तभी मुखिया बोल पड़ता है। लेकिन बेटा माधव, यदि तुम इस खजाने के बारे में घोषणा करते हो तो तुम इस खजाने को खो सकते हो। यदि तुम इसे छुपाते हो तो तुम अपनी शांति भी खो सकते हो, लेकिन आत्मा की संतुष्टि को नहीं खो सकते हो। माधव ने गहरी सांस ली और कहा, फैसला हो चुका है मुखिया जी। यह खजाना जिसकी जमीन पर मिला है उसे ही मिलना चाहिए। वीरू छुपकर उनकी सारी बातें सुन लेता है और तुरंत जाकर जमींदार को बताता है। जमींदार साहब, आपकी जमीन तो सोना उगल रही है जमींदार साहब। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कहा था ना, जाकर अपना दिमाग ठीक कराओ। अरे जमींदार साहब, वो माधव है ना जो आपकी जमीन से मिट्टी ले जाता है, उसे सोने के सिक्के मिले हैं आपकी जमीन से, और वो भी एक नहीं, पूरे पोटली भरकर सोने के सिक्के। क्या सच में? अरे कहीं तू दिन में भी तो सपना देखना शुरू नहीं कर दिया? चल निकल यहाँ से, मुझे कहानियां सुना रहा है। अरे मैं सच कह रहा हूँ जमींदार साहब, अब आपको मैं कैसे यकीन दिलाऊं? हाँ, कल सारे गांव वालों के सामने वीरू यह बात कहने वाला है। अरे कहाँ ना तू जा, वरना अभी दिन में तारे गिनवा दूंगा। मेरा समय बर्बाद मत कर। पता नहीं मुझ में दिमाग ज्यादा है या इसमें अकल की कमी है। क्या कहा तूने? कुछ नहीं जमींदार साहब। अच्छा, अगर कल यह बात सच हुई तो क्या आप मुझे एक सोने के सिक्के देंगे? जमींदार बातों ही बातों में आकर हाँ में हाँ मिला देता है। हाँ चल दे दूंगा, पहले बात तो सच हो जाए। ठीक है जमींदार साहब, अब मैं चलता हूँ। अब तो मुझे कल पूरे एक सोने के सिक्के मिलेंगे। वाह, फिर तो मैं अमीर हो जाऊंगा। इतना कहकर वीरू वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन गांव के सभी लोग इकट्ठा होते हैं। तभी माधव अपने खजाने वाली बात सभी को बताता है। अरे ये वीरू मतलब सही ही कह रहा था। अब मुझे इस खजाने को माधव से छीनने में कोई नहीं रोक सकता। जमींदार रतन सिंह की आंखों में लालच और नीयत में खोट साफ झलकने लगा। अरे माधव, अगर तुझे खजाना मिले थे तो मेरे जमीन से मिले थे ना, तो भला ये गांव वाले क्या करेंगे? जमीन मेरी, खजाना मेरा, तो किसी का क्या हक भाई? तुम्हें तो ये खजाना सीधे मुझे लाकर देना चाहिए था। पूरे गांव वालों के सामने तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी? रुको रतन सिंह, हमारे गांव का खजाना कानून कहता है कि यदि... अरे क्या खजाना कानून? मैं ये कानून नहीं मानता। मेरा खजाना मुझे मिलेगा और कुछ नहीं। बड़ा आए मुझे खजाना कानून सिखाने। माधव पोटली भर खजाना सबके सामने प्रस्तुत किया। इतना देखते ही रतन सिंह की लालच भरी आंखों की चमक दोगुनी हो गई। ठीक है, लाओ यह पोटली मुझे दो, और हाँ, तुम सब यहाँ से जा सकते हो। माधव घर वापस लौट आया।
क्या हुआ जी, किस बात की निराशा है? सुमित्रा, हमारा खजाना अब हमारे पास नहीं रहा। तो इसमें क्या हुआ? हमें इस बात की चिंता नहीं, खुशी होनी चाहिए। पता नहीं सुमित्रा, मैं तुम्हारी तरह सकारात्मक सोच अपने अंदर कब ला पाऊंगा। जो हुआ अच्छा हुआ। बिना मेहनत से मिली धन संपत्ति वैसे भी ज्यादा नहीं टिकती है। हम मेहनत से जितना कमाएंगे हमारे लिए वही बहुत बड़ी संपत्ति होगी जी। तुम ठीक कहती हो सुमित्रा। आज उस खजाने के साथ साथ मेरी चिंता भी चली गई। आज मुझे कम से कम सुकून से नींद तो आएगी। अब कल से हमें हमारा दिनचर्या फिर से शुरू करना चाहिए। हाँ सुमित्रा, मुझे तो डर है कि कहीं जमींदार अपनी जमीन से मिट्टी लेने के लिए हमें मना ना कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा जी, आप चिंता मत कीजिए। दूसरे दिन जब माधव अपनी परात लेकर मिट्टी इकट्ठा करने के लिए जमींदार रतन सिंह की जमीन पहुंचा, जमींदार पहले से ही वहां खड़ा था। अरे जमींदार साहब, आप यहाँ? क्यों भाई, अब मैं अपनी जमीन पर भी खड़ा नहीं रह सकता क्या? नहीं नहीं जमींदार साहब, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा, फिर तुम्हारा क्या मतलब था भाई? दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि वीरू वहां आता है। जमींदार साहब, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ, जरा इस माधव पर नजर रखना, कहीं फिर से इसे खजाना ना मिल जाए। और हाँ, इस बार वह खजाना देने से इनकार ना कर दे। हाँ मालिक, आज के इस कलयुग में कुछ भी संभव है। और वैसे भी पैसों के लिए कब किसकी नीयत बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या बकवास कर रहे हो वीरू? मेरी नीयत तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं है। अगली बार से मेरी नीयत के बारे में एक शब्द कहा तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, समझे? यह सुनते ही रतन सिंह को गुस्सा आ जाता है और माधव से कहता है, अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने मेरे आदमी को ही मारेगा? 2 कौड़ी का कुम्हार, चला जा यहाँ से। आज से तू इस जमीन से एक तिनका भी नहीं ले जा सकता। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। और कहीं मिट्टी नहीं मिलेगी क्या? इतना कहकर माधव खाली हाथ घर लौट गया। देखा जमींदार साहब, कैसा लगा मेरा आइडिया? अरे, तू तो कमाल का है रे वीरू। चल अब जाकर अपने काम पर लग जा। जमींदार साहब, वो मेरा इनाम मिल जाता तो? क्या इनाम? और कैसा इनाम भाई? अरे वही एक सोने के सिक्के जिसकी बात हुई थी जमींदार साहब। अच्छा, इनाम चाहिए क्या? अरे, तुझे मैं उस सोने के सिक्के के धुले हुए पानी ना दूं? सिक्के चाहिए बड़ा आया। चल जाकर काम पर लग जा, वरना तुझे भी कल से पगार देना बंद कर दूंगा। वीरू चुपचाप वहां से निकल लेता है और धीरे धीरे फुसफुसाने लगता है। मुझे तो पहले से ही शक था कि जमींदार जैसा लालची इंसान हाँ कैसे कह सकता है। कंजूस कहीं का। इधर माधव को फिर से निराशा हाथ लगी। सुमित्रा यह समझ चुकी थी। क्या हुआ जी, आप खाली हाथ लौट आए हैं? क्या बताऊं सुमित्रा, पता नहीं भगवान हमारी कठिन परीक्षा ले रहे हैं या फिर हमारे भाग्य में ही निराशा लिखा है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हुआ क्या है ये तो बताइए। माधव सुमित्रा को सारी बातें बताता है। क्या अब हम बर्तन बनाने के लिए मिट्टी कहाँ से लाएंगे जी? अरे तुम परेशान क्यों होती हो सुमित्रा, हम कहीं और से मिट्टी ले आएंगे। हाँ, पर पूरे गांव में इकलौती वही जमीन है जहाँ वैसी मिट्टी मिलती है। क्या करें, हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। दोनों आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, अचानक से ये तेज बारिश, अभी तो गर्मी ठीक से खत्म भी नहीं हुई थी। कहीं कुछ अनहोनी होने का संदेश तो नहीं? भगवान की भी गजब लीला है, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरे दिन। अरे वीरू, कहाँ मर गया रे? एक तो इस गधे ने सर खा रखा है और ऊपर से ये बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। तभी वीरू वहां आता है।
कोई फायदा नहीं है अब जमींदार साहब। मेरी गायें कैसी है? मैंने पशु डॉक्टर को कॉल कर दिया है, अब वो आता ही होगा। मालिक, आपके दोनों गायों की मृत्यु हो चुकी है। क्या? अरे कभी तो अच्छी खबर सुनाया कर मनहूस। अरे ये गायें मुझे रोज के 10 लीटर दूध देती थी। इतना बेकार इंसान है। गायें मर गईं, उसका दुख नहीं है, नुकसान की चिंता है बस। तूने फिर से कुछ कहा क्या? नहीं तो मैं भला क्या कहूँगा। दूसरे दिन माधव अपने बचे खुचे मिट्टी के बर्तन लेकर अपनी दुकान लगाता है। तभी मुखिया वहां आता है। अरे आइए आइए मुखिया जी, कहिए सब ठीक तो है? बेटा माधव, क्या तुमने सुना नहीं? क्या नहीं सुना मुखिया जी? अरे जमींदार रतन सिंह के दोनों गायें स्वस्थ थी। अचानक कल रात उन दोनों गायों की मृत्यु हो गई। और तो और उसका बेटा सोहन, वो भी मौत से लड़ रहा है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है मुखिया जी, वो भी इतना अचानक? अरे अचानक क्या, जो दूसरों के साथ बुरा करेगा भला उसके साथ अच्छा कैसे हो सकता है? क्या रे वीरू, तू कब से इतनी ज्ञान की बातें करने लग गया? अगर रतन सिंह को पता चला ना कि तू उसके बारे में यह सब बोल रहा था, तो वह तुझे छोड़ेगा नहीं। अरे मैं क्या उस रतन सिंह से डरता हूँ क्या? अरे वो देखो जमींदार साहब। कहाँ कहाँ? उस जमींदार को तो मैं सबक सिखाऊंगा। उसकी वजह से मेरे पूरे गांव के सामने मजाक बन चुका है। वह तुरंत एक पंडित के भेष में जमींदार के घर पहुंचता है। जमींदार की नास्तिकता ने उसके गुस्से को मानो 7वीं मंजिल पर पहुंचा दिया। ये पंडित और भिखारी दिन शुरू होने से पहले ही आ जाते हैं। बेटा, घर में आए हुए मेहमान और द्वार पर आए हुए भिक्षु को कभी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। जमींदार एक सिक्का उसकी कटोरी में रख देता है। इससे तुम्हारे घर की काली साया नहीं जाएंगी। इसके लिए तुम्हें एक हवन कराना होगा। तुम्हारे घर की 2 गायों की मृत्यु हो चुकी है और अब अगला मृत्यु होने से पहले यह आयोजन पूरा हो जाना चाहिए। यह सब सुनकर जमींदार एक पल के लिए उस पर विश्वास कर लेता है। बाबा, आप तो बिल्कुल सही सही बता रहे हैं बाबा। मेरे घर में बिल्कुल ऐसा ही कुछ अनहोनी हो रही है। बेटा, तुम्हें यह कुछ सामग्री बाजार से ले आना है और अभी मुझे दक्षिणा के तौर पर तुम्हें 10,000 रुपए देना होगा। मरता क्या नहीं करता, जमींदार उस ठग की बातों में आकर हाँ में हाँ मिला देता है। हाँ बाबा, वैसे ये हवन का आयोजन कब होगा? यह आयोजन शनिवार के दिन आरंभ करना होगा। यह कहकर वीरू वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। वैसे इस बाबा की कद और आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। चलो कोई बात नहीं। वैसे भी अब जाकर मेरे घर की स्थिति कम से कम ठीक तो हो जाएगी। तभी वीरू वहाँ अपने पुराने भेष में आता है। क्या बात है जमींदार साहब, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। इस बार स्वर्ण मुद्राएं के बाद कुछ लॉटरी लग गई क्या? रतन सिंह वीरू को सारी बातें बताता है। क्या जमींदार साहब, आजकल बाजार में नए नए ठग घूम रहे हैं, आपको पता नहीं है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है। तू अपनी जुबान से कभी तो अच्छी बातें बोल लिया कर। दिन बीतता गया। उधर माधव और सुमित्रा अपनी रोजी रोटी को लेकर परेशान थे। सुमित्रा, हमारे पास तो कुछ ही बर्तन बाकी है। पता नहीं ये बर्तन खत्म होते ही हमारा रोजी रोटी कैसे चलेगा। हाँ जी, मुझे भी इसी बात की चिंता सता रही है। ना तो हमारे पास खेती करने के लिए जमीन है, ना ही हमें खेती करना आता है। मुझे लगता है मुखिया जी हमारी मदद कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं जमींदार के घर जाकर उससे माफी मांग कर देखता हूँ। क्या पता वह मुझे माफ कर दे। उसकी कोई जरूरत नहीं है, गलती उसकी है तो हम क्यों माफी मांगे।
अब तो सब भगवान भरोसे ही छोड़ना पड़ेगा। अगले दिन माधव एक पेड़ के नीचे मायूस होकर बैठा था। अरे माधव बेटा, क्या तुम्हें पता है 2 दिन बाद शहर का एक जाना माना दुकानदार सेठ धनीराम हमारे गांव आ रहा है। हाँ, तो उसे मुझे क्या मुखिया जी। अरे वह गांव में सबसे सुंदर और मजबूत घड़ा बनाने वाले कुम्हार के घड़े को अच्छे दामों में खरीदने वाला है। पर घड़े बनाने के लिए मेरे पास मिट्टी भी तो होने चाहिए। अरे उसकी चिंता तुम क्यों करते हो? क्यों? मैं मिट्टी कहाँ से लाऊंगा? मैंने सुना है कि सेठ धनीराम कुछ अलग प्रकार की मिट्टी तुम्हें देगा और तुम्हें उसी मिट्टी से घड़े बनाकर उसे देना है और उसके अच्छे दाम भी मिलेंगे। माधव का व्यवसाय फिर से चल पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ जमींदार की परेशानी बढ़ती जा रही थी। तभी एक तांत्रिक जमींदार के पास आता है। शमशान, धीरे धीरे करके पूरा गांव शमशान बन जाएगा। धरती ने उस खजाने को एक ईमानदार आदमी को सौंप दिया था और तुमने अपनी पदवी की शक्ति से उसे चुरा लिया। वह शापित खजाना खोजने वाले आत्मा के साथ बंधी हुई है। तुम सारा खजाना उसे सौंप दो, तभी तुम श्राप मुक्त हो सकते हो। इस बार भी रतन सिंह के पास कोई और विकल्प नहीं था। वह थक हार कर माधव की झोपड़ी के पास पहुंचा और विनम्र आवाज में बोला, माधव, मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल गलत किया। यह सारा सोना तुम्हारा है और यह खजाना शापित है। इन खजाने को ले लो और मेरे परिवार को बचा लो। माधव, जमींदार साहब, मैंने आपको सोना लौटा दिया क्योंकि मैंने अपनी गरीबी से ज्यादा अपनी शांति को महत्व दिया। और रही बात इस सोने की, तो मैं इसे गांव की भलाई के लिए उपयोग में लाना चाहता हूँ। तुम जैसा चाहो माधव, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। आप ये खजाना रख लीजिए जमींदार साहब, और लोगों की मदद करके अपनी पापों का पश्चाताप कीजिए। जमींदार सोना वापस लेकर चला जाता है, पर इस बार उसका मन लोभ मोह से परे था। जमींदार के चेहरे पर संतुष्टि की झलक थी। अगले दिन शहर के व्यापारी धनीराम सेठ माधव के दुकान के पास आता है। वाह, क्या कारीगरी है! इतना खूबसूरत बर्तन, वो भी मिट्टी के। क्या यह बर्तन तुमने बनाया है? मैं तो यह स्टील के बर्तन देखने आया था, पर मुझे तो पता ही नहीं था कि मिट्टी के बर्तन भी इतने खूबसूरत बन सकते हैं। क्या करूं सेठ जी, मेरे पास तो फिलहाल इतनी ही बर्तन है। माधव सेठ धनीराम को पहले की सारी घटना बताता है। तुम मिट्टी की चिंता मत करो, मैं तुम्हें अलग किस्म की मिट्टी दूंगा जिसे सिर्फ तुम्हें ढांचा देना होगा और तुम्हें कोई अधिक मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है सेठ जी। वीरू अपने दुकान से यह सारी बातें सुन लेता है और फिर से जमींदार के पास पहुंचता है। जमींदार साहब, जमींदार साहब। अरे अब कौन सा आसमान टूट पड़ा? अरे शहर का सेठ धनीराम हमारे गांव आया था। वो हमारे बर्तन लेने की जगह माधव के मिट्टी के बर्तन ले गया। क्या रे वीरू, तू सुधरेगा नहीं? अरे दूसरों से नफरत करना सही नहीं होता रे। वीरू मन ही मन सोचता है, कल तक तो माधव का नाम सुनकर लाल पीला हो रहे थे, आज इन्हें क्या हो गया? दाल में जरूर कुछ काला है। अब तू यहाँ से जाएगा? पर जमींदार साहब, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? क्यों न हम माधव के बर्तन को तोड़कर उन्हें बर्बाद कर दें। इतना सुनते ही जमींदार वीरू को एक जोर का थप्पड़ लगाता है और वीरू से कहता है, आई, अरे आइडिया ही तो बताया था, इतना जोर से भला कोई मारता है क्या? खबरदार, जो किसी के बारे में कुछ बुरा करने का सोचा तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वीरू वहाँ से सीधा मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जमींदार साहब को ये हो क्या गया है। बाकी दिन तो दूसरों के लिए साजिश रचते रचते थकते नहीं,
आज अचानक से इतने नेक दिल कैसे बन गए? अरे तुझे पता नहीं, माधव की वजह से उनका सारा परिवार बच गया है। मुखिया वीरू को सारी बातें बताता है। अच्छा, तभी तो मैं सोचूं कि जमींदार साहब को ये क्या हो गया है। हाँ, अब पता चल गया ना। और हाँ, जमींदार रतन सिंह वो ढोंगी पंडित जो उससे पैसे ठग कर ले गया था, उसे वह ढूंढ रहा है। तुम्हें पता हो तो उसे जरूर बताना। हाँ हाँ जरूर। अगर जमींदार साहब को पता चला तो शायद इस बार तो मुझे जान से ही मार देंगे। सुमित्रा, आज सेठ धनीराम हमसे मिट्टी के बर्तन लेने आने वाले हैं। अच्छा, कीमत तो सही लगा रहे हैं ना? वो हमारे पुराने दाम से दोगुने कीमत लगा रहे हैं। वाह, आज आपने साबित कर दिया कि आपका हुनर आपकी अकल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सेठ धनीराम का बैलगाड़ी माधव के दुकान के सामने रुकता है। सेठ जी, मैं सारे बर्तन रख देता हूँ। माधव सारे बर्तन धनीराम के बैलगाड़ी में रख देता है। इस तरह से माधव और सुमित्रा अपनी ईमानदारी से काफी धनवान बन जाते हैं।